पर्यावरण संरक्षण बीतते दिनों के साथ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक अनिवार्यता बनता जा रहा है। विश्व की सरकारों के द्वारा इसके लिए विभिन्न पहलें आयोजित की जा रही हैं। अगली सदी तक पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर तक रखने के लिए कई पहले विश्व की विभिन्न सरकारों ने की है। इसी संदर्भ में ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन में भारत की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट तक कर दिया है। यदि ऐसा होता है तो आप मानकर चलिए कि भारत की 50% तक बिजली की आवश्यकता गैर जीवाश्म आधारित ईंधन सोर्सेस से पूरा होगी। इससे कार्बन तीव्रता में 45% तक की कमी आएगी। साथ ही 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में भी 1 अरब टन तक कमी आने का लक्ष्य जो है रखा गया है। अगर हम बात करें कि अगर चीज़ें इसी संदर्भ में चलती रही तो 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का एक लक्ष्य हासिल कर लेगा। भारत के इन्हीं प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहना हुई है। इसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 की माने तो भारत मौजूदा नीतियों के साथ अपनी लक्ष्य प्राप्ति की राह पर अग्रसर है। इसी के साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के निदेशक गैरी राइस ने कहा है कि भारत के द्वारा किए जा रहे निवेश एकदम सही दिशा में है। आइए समझे इस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है और भारत में क्या तैयारियां की जा रही हैं पर्यावरण संरक्षण की इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह पहले जानेंगे कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम समझेंगे नवीकरणीय ऊर्जा ये होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे वो कौन से टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी निर्भरता को गैर जीवाश्म सोर्सेस पर कम कर रही हैं। इसके बाद हम कुछ डाटा देखेंगे जो हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है। कुछ स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के द्वारा कौन सी चुनौतियां फेस की जा रही हैं, इन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में एक वे फॉरवर्ड पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने बीते दिसंबर में गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन में जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिबद्ध योगदान था, उसके लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। नवंबर 2021 में ही हमने जो 2030 तक का एक टारगेट रखा था कि हम गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 40% हासिल करेंगे, वो हमने नवंबर 2021 में ही कर लिया है। बात यह है कि हम अपने टारगेट के काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं। इसके बाद देखिए जो कॉप 21 में हमने ये ऊर्जा लक्ष्य तय किए थे और उन्हीं लक्ष्यों के संदर्भ में क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अचीवमेंट जो है हासिल की है, ये मुद्दा चर्चा में है। यहाँ पे देखिए कि बताया गया है कि जो अगर कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, अगर कैपेसिटी की क्षमता की बात की जाए तो विश्व में भारत का 5वां स्थान आता है। यदि विंड पावर की कैपेसिटी की बात की जाए, क्षमता की, मैं देखिए 2 वर्ड में आप ध्यान रखिएगा, फिलहाल जो जनरेट हो रहा है यानी कि जो एक्चुअल है और एक जो कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, कितना ज़्यादा और जो है जनरेशन हो सकती है। तो अगर विंड पावर की जो है इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी की बात की जाए, उसमें जो है 4th लार्जेस्ट नंबर पर इंडिया आता है। और अगर हम बात करें इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी की सोलर एनर्जी में, तो इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में है। ये एक डाटा था, काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो खुशी देने वाला डाटा है। अब हम बात करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए इसको अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं
प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत सौर, पवन, सागर, पनबिजली, बायोमास, भूतापीय संसाधनों, जैव ईंधन और हाइड्रोजन से लगातार प्राप्त होने एनर्जी एनर्जी, एक ऐसा एनर्जी का सोर्स जो कभी भी खत्म ना होता हो, जो बार बार रिन्यू हो जाता हो, जिसके भंडार सीमित नहीं है, उसको नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेस कहते हैं। ये हमें सूर्य की जो एनर्जी है वहाँ से भी मिलता है, ये वाटर से मिलता है, एयर से मिलता है, ये हमें बायोमास से मिलता है। इसके अलावा हाइड्रोजन से भी हम अपना इस एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सोर्सेस के बेस पे इन रिन्यूएबल एनर्जी को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन, पानी और भूतापीय ऊर्जा, इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। अब अगर इन्हीं पे बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। इसका जो उत्पादन, जो सोलर एनर्जी है, इसका बेसिकली मैंने देखा इसका सोर्स क्या है, सूर्य है। इसका जो प्रयोग है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कि बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, पीवी सेल जिसे बोलते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से जो सौर्य विकिरण है उसको सीधे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। इसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको ऑल्टरनेट जो करंट है उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। अगर बात की जाए पवन ऊर्जा की, तो भारत के पास करीब 132 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है यानी कि कैपेसिटी है, और पवन ऊर्जा का भारत में का विश्व में जो है चौथा स्थान है। जैव ईंधन यानी कि जो आपका बायोमास है, अगर उसकी बात की जाए तो ये भी एनर्जी की एक महत्वपूर्ण सोर्स है, और भारत के कुल ईंधन उपयोग में करीब इसका 1/3 योगदान है, क्योंकि जो ग्रामीण परिवार होते हैं वो जनरली इसी तरह के एनर्जी सोर्स पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। और अगर ग्रामीण परिवारों का डाटा देखा जाए तो जैव ईंधन की खपत वहाँ पर 90% तक है। इसके बाद बात करते हैं जो बहता पानी होता है, फ्लोइंग वाटर है, या जो समुद्री ज्वार है, उससे भी देखिए हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जनवरी 2012 में जो लघु पनबिजली के संयंत्र से थे, उनसे ग्रिड इंटरैक्टिव कैपेसिटी में कम से कम 14% का योगदान दिया था। भारत में जो है 340 से भी ज़्यादा गर्म जल के फव्वारे हैं। धरती के अंदर से गर्म पानी नेचुरल रूप से बाहर आता है। उस हीट का, गर्म पानी के अंदर जो ऊष्मा है, उसका भी प्रयोग हम एनर्जी के लिए कर सकते हैं। उनका दोहन होना अभी बाकी है। अगर बात की जाए नाभिकीय ऊर्जा की, न्यूक्लियर एनर्जी की, तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी हर एक परमाणु के अंदर अंतर्निहित होती है, और अगर हम इससे एनर्जी को निकालना चाहे तो दो तरह की प्रक्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन। इसमें से नाभिकीय विखंडन वाली जो प्रोसेस है उसका जनरली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस सब के बारे में आपको पता ही है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया ने आखिर इन सभी नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेस में क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली हैं, या भारत की क्या एक क्षमता है। देखिए, ये नवंबर 2021 तक का डाटा है। हमेशा डेट के संदर्भ में हम डाटा को देखेंगे क्योंकि ये चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता देखी जाए तो हमारी 150.54 गीगावाट है। इसमें से सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है वो 48.55 गीगावाट है। पवन ऊर्जा करीब 40 गीगावाट। अगर लघु जल विद्युत देखी जाए तो करीब 4.25 हो जाता है। जैव शक्ति आपकी 10.62। अगर बात की जाए जो बड़ी हाइड्रो परियोजनाएं हैं वहाँ से तो 46.51 गीगावाट, और परमाणु ऊर्जा 6.7 गीगावाट। इसका मतलब देखिए ये हमारी कुल गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्षमता को 157.32 गीगावाट तक ले आता है।
और जो हमारी कुल स्थापित बिजली क्षमता है जो करीब 392 गीगावाट है, उसका करीब 40% जो है बनाता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि COP 26 में जो हमने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है, उसमें हमने इस टारगेट को 500 गीगावाट तक करने का एक लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक डाटा है, जिसके अंदर जो इंस्टॉल्टेड कैपेसिटीज है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसका एक डाटा दिया हुआ है। इस स्लाइड को आप आराम से रोककर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो राज्य है, स्टेट हैं, उनकी पवन विद्युत में जो स्थापित क्षमता है उसमें क्या स्थिति है। तो टॉप 10 जो स्टेट्स हैं उनका एक डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये तो थी पवन विद्युत की बात। इसके बाद देखिए, ये यहाँ पर सौर स्थापना क्षमता में जो कुछ टॉप 10 राज्य हैं उनका डाटा दिखाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर कर्नाटक, राजस्थान और फिर तमिलनाडु की स्थिति है। तो ये जो डाटा है ये 2020 का डाटा है, दिसंबर 2020 का। ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की। कुछ प्रौद्योगिकियाँ हैं जो हमें सूर्य से, जल से, पवन से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके देती हैं। उन्हीं टेक्नोलॉजी पर हम बात करेंगे, विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी हैं जो अपने आप में देखा जाए तो कार्बन फुटप्रिंट से अलग है, यानी कि वो जितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसका नेट जीरो हो जाता है। जैसे देखिए, जो इंदिरा पर्यावरण भवन है वो देश की पहली और अकेली ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, इस बिल्डिंग के ऊपर ही रूफ टॉप जो है सोलर पैनल लगाया गया है, और इस बिल्डिंग की सारी जो एनर्जी ज़रूरतें हैं वो वहीं से मिल जाती है, यानी कि नेचुरल एनर्जी पे डिपेंड करती है। इसके बाद बात की जाए तो जो सोलर लॉल्टेन होती हैं, देखिए ये सोलर फोटोवोल्टिक जो तकनीक है उस पर आधारित एक बहुत ही सरल उपकरण है। ग्रामीण भारत में जहाँ पे बिजली आपूर्ति बहुत कम है या इरेगुलर है, वहाँ पे इसका प्रयोग जनरली किया जाता है। इसके बाद सौर जल ताप प्रणाली, पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जो सूर्य की ऊष्मा है उसका प्रयोग किया जाता है। इसी से संबंधित सोलर कुकर भी आ जाता है, जहाँ पे आप खाने को पका भी सकते हैं इसी एनर्जी का प्रयोग करके। इसके बाद देखिए, बायोमास चारकोल की ब्रिकेटिंग, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कृषि जो अभी दिल्ली पॉल्यूशन की भी जब बात आती है तो हमेशा ये मुद्दा आता है कि कटाई के बाद जो अवशिष्ट होते हैं खलिहानों के, उनको जला दिया जाता है। तो उसका भी एक देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। वो जो अपशिष्ट है उसको दरअसल चेंज करके ब्रिकेट्स में बदल देते हैं। ब्रिकेट्स में प्रति यूनिट जो है घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, एनर्जी वाइज उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी होती है। तो वो जो कृषि अपशिष्ट है उसको जो है एक तरीके से इस तरह के ब्रिकेट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इनका प्रयोग जो है आप अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जेट्रोफा उत्पादन तकनीक। जेट्रोफा एक तरह का पौधा है जिससे एक रबड़ जैसा पदार्थ जो है रिश्ता है, इसलिए जो जानवर हैं वो इसको चरना पसंद नहीं करते। इस पौधे से जो है प्रयोग इसका जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है, और तेल का जो है इस पौधे का जो एक तरीके से तेल है उसको हम बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और करीब इसके तेल का है ना बायोडीजल में 20% तक मिक्स जो है किया जा सकता है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके बाद समझते हैं, देखिए अगर बायोगैस की बात की जाए तो ये एक क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके तहत जो बैक्टीरियाज हैं वो बायोमास को कन्वर्ट कर देते हैं, जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में क्या है
बदल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की गई है, जिसमें उन्होंने मूंगफली के छिलकों का प्रयोग करके एक स्मार्ट स्क्रीन बनाई है। उस स्क्रीन का प्रयोग जो है विंडो में किया जा सकता है घर की। वहाँ पे सूर्य का जो दृश्य प्रकाश है वो तो एंटर कर पाता है, लेकिन जो हानिकारक उसका विकिरण है वो एंटर नहीं करता। तो इस तरह की एक स्मार्ट स्क्रीन बनाई गई है मूंगफली के कचरे का प्रयोग करके। अब बात आती है रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी की। हाइड्रोजन और या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या आप कह सकते हैं हवा, है ना। तो इसके बीच में अगर प्रतिक्रिया करा के एक जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और अपशिष्ट के रूप में सिर्फ आपको पानी और कुछ हीट ही मिलती है। और जो ईंधन सेल हैं, फ्यूल सेल्स हैं, उसमें इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं बड़ी कैपेबिलिटी वाला या बड़े प्रॉमिस करने वाला एक एनर्जी सोर्स है, जिसकी व्यवहार्यता अभी ढूंढी जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल की हैंडलिंग को लेकर अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हाइड्रोजन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जितने भी ज्ञात ईंधन हैं अभी तक, उनमें से प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि आप लेस यूनिट ऑफ फ्यूल यूज़ करके मोर जो है यूनिट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल एक्चुअली फ्यूचर का एक ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। और अगर उप उत्पाद की बात की जाए तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है, ये जलने के बाद सिर्फ वाटर ही पीछे छोड़ता है। तो काफ़ी क्लीन जो है ये एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिए अभी तक हमने समझा कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ का जो है प्रयोग किया जा रहा है। अब हम समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कौन से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस तरह के जो है सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, गवर्नमेंट की तरफ से 8 जो है नेशनल मिशन जो है लागू किए गए थे। 8 प्रमुख राष्ट्रीय मिशन थे, ठीक है, जिनको जाना जाता है आपका नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसको 2008 में जो है बेसिकली मान्यता मिली थी, और उसमें से एक आपका राष्ट्रीय सौर मिशन भी है, जिसने इस चीज़ को मान्यता प्रदान की थी कि टेक्नोलॉजी का इस रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उपयोग है। 2015 में इसके लक्ष्य को जो है रिवाइज किया गया और कहा गया कि अब हम इस मिशन के तहत 2022 तक करीब 1 लाख मेगावाट तक जो है अपना एनर्जी जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी तक दिसंबर 2022 तक क्या जो है लक्ष्य कुछ रखे गए हैं वो बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ये एक पहल है, आप जानते ही हैं। इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली के नीचे महिलाएं हैं, उनको एक सेफ जो है ईंधन प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। देखिए इस योजना के तहत 3 घटक है, और इसमें जो है किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है अपने खेतों में सोलर ग्रिड लगाने के लिए, और साथ में सोलर पंप का प्रयोग करने के लिए। खेती में सिंचाई के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी खपत वहाँ पे होती है। उस पानी के पंप की में एनर्जी की पूर्ति जो है वो सोलर के माध्यम से की जाए, इसी को लेके ये स्कीम लाई गई है। साथ ही गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, और इसके अलावा लोन के रूप में भी 30% तक की रकम जो है किसान को देती है। तो यहाँ से जो 3 इस योजना के घटक हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, यानी कि उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा देगा, और ये इसमें देखिए घरेलू विनिर्माण बढ़ेगा। साथ में इससे क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर है या फिर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कि सोलर पार्क योजना बनाई गई है। इसमें बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़े हुए जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं उनको गवर्नमेंट टारगेट कर रही है और मेगा सौर परियोजनाओं का विकास बेसिकली इस इनिशिएटिव के माध्यम से किया जाएगा। एक है रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज। यहाँ पे जो आवासीय बिल्डिंग्स हैं या फिर गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाकर एनर्जी जनरेशन की एक जो है पहल की जा रही है। नेक्स्ट आप स्कीम देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम योजना। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो सीपीएससी हैं उनके द्वारा घरेलू सेल और मॉड्यूल के माध्यम से करीब 12 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की सहायता जो है प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन मिशन। मैंने हाइड्रोजन ईंधन के बारे में आपको पहले भी बताया। इसके शुभारंभ की घोषणा जो है प्रधानमंत्री ने हाल ही में की थी और एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से रखा गया है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसके बारे में आप डिटेल से ऑलरेडी जानते होंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से जो COP 26 की क्लाइमेट मीट थी उसमें जारी किया गया था और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है इस इनिशिएटिव से जुड़ने का। इस इनिशिएटिव में पहले साउथ एशिया को कनेक्ट किया जाएगा, देन इसका जो है विस्तार किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से कनेक्ट करने का एक विज़न इस इनिशिएटिव के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018। सौर ऊर्जा के साथ एक समस्या ये आती है कि यदि बारिश का मौसम हो या फिर रात का समय हो तो हम सूर्य की ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है, किंतु पवन की जो है हमें एक तरीके से उपलब्धि रहती है। तो एक हाइब्रिड बनाने की बात की गई है इसमें और इसी के लिए ये जो है योजना लेके आई गई है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति जो आपके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं वहाँ पर, यानी कि जो आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पर अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को जो है अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूर्य मित्र ऐप है। इस ऐप का जो है दरअसल उपभोक्ताओं के द्वारा अगर कोई कंप्लेंट होती है या फिर वो कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है इस ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। अक्षय ऊर्जा पोर्टल और फिर IRIX मंच। ठीक है, इस मंच में देखिए जो ऊर्जा के प्रति जागरूकता करने के लिए जो ऊर्जा के प्रति जागरूक भारतीय हैं या वैश्विक समुदाय हैं उनके बीच विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इस मंच की जो है स्थापना की गई है। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं इनको आपने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपकी मेंस की परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो आपको इनिशिएटिव का नाम और उसका उद्देश्य इतना पता होना चाहिए क्योंकि उत्तर लेखन में शब्दों की एक सीमा होती है। इसके अलावा देखिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कुछ आवासीय बिल्डिंग के लिए नियम जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ इन बिल्डिंग्स के जो नियम है यहाँ पर क्या होगा कि अनिवार्य सौर प्रावधान इन्होंने कुछ रखे हैं और इसके लिए बैंकों और वित्त संस्थाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी है। कुछ राज्यों ने तो कुछ भूखंड क्षेत्रों में और साथ में कनेक्टेड लोड के ऊपर की जो इमारतें हैं उन पे अनिवार्य तौर से सोलर लगाने का प्रावधान भी कर दिया है, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कुछ राज्य सरकारों ने। नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात की जाए तो कुछ और योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे उजाला योजना। अगर अफोर्डेबल एक तरीके से एनर्जी उपकरणों की बात की जाए तो उजाला योजना आती है। अगर हम इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन की बात करें यानी कि इंडस्ट्रीज को कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात करें तो परफॉर्म एंड ट्रेड पेट स्कीम आती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गवर्नमेंट फेम योजना लेकर आई है। साथ ही जो हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी गैर जीवाश्म ईंधन पर लाने के लिए या उसका कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए रेलवे ने भी एक इनिशिएटिव
इनिशिएटिव शुरू किया है भारतीय रेलवे का गोइंग ग्रीन मिशन, ठीक है। इसके बाद सतत विमानन जो कि आपका जो एयर है यहाँ पर काम करेगा। इसके अलावा सिटीज़ के अंदर भी वायबिलिटी बनाई जाए एनर्जी को लेके, तो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है। और भारत का जो है सीएनजी और पीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और आपका प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस, इनके भी नेटवर्क बनाए गए हैं। इसके अलावा इंडिया का एक कूलिंग एक्शन प्लान भी आया है जिससे एनर्जी की खपत काफ़ी कम हो। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में आपको जो है डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए दो कटिंग्स हैं, एक है आपके रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की जिसमें उन्होंने जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रस्तावित किया है। ये 9 फरवरी 2021 की न्यूज़ है। इसके अलावा देखिए नीति आयोग ने भी एक नीति आयोग का जो आईईए है यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, उसने भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 नाम से एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। ये जुलाई 2021 की न्यूज़ है। तो अभी तक हमने देखा कि ये कुछ सारी स्कीम्स थी, कुछ पहले थी जो सरकार की तरफ से ली जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की जा रही हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है भूमि अधिग्रहण की। देखिए इस तरह की योजनाओं के लिए काफ़ी बड़े एरिया की आपको ज़रूरत होती है। और आज के टाइम पे जब आपके जो वन नीतियाँ लगी हुई हैं, जो फॉरेस्ट के लिए हम और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि अपने फॉरेस्ट एरिया कवर को बढ़ाया जाए, तो भूमि अधिग्रहण थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। इसके अलावा देखिए आवश्यक वित्त और निवेश मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव देखने को मिलता है। और बैंकों वगैरह में जब एनपीए की बात करते हैं तो उसका प्रभाव हर एक सेक्टर पर पड़ता है क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच जो है मार्केट में हो जाता है। इसके बाद देखिए घरेलू ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है या आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम है, इनके अंदर और ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए क्योंकि अभी तक जो बेसिकली आप कहा जाए जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत है वहाँ तक इन सारी सुविधाओं की पहुँच नहीं हो पा रही है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर सब्सिडी को भी रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है। अगर आप सब्सिडी को थोड़ा रैशनलाइज करेंगे तो वहाँ से भी खपत को आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ एरिया को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ग्रिड्स को आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन को बेटर करने की ज़रूरत है, जो एनर्जी स्टोरेज है उसके लिए बैटरी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है। जब ये सब एक साथ हो जाएगा तो एक पैकेज सुधार जो है आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे। तो ये तो बात हुई चुनौतियों की। अब एक वे फॉरवर्ड पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से अब देखा जाए तो भारत का अब चौथा स्थान हो गया है। और भारत देखिए एक ऐसी मार्केट है जो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के लिए भारत एक बहुत अच्छी मार्केट के रूप में जो है उपलब्ध है। तो जो भारत का ये एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड इनिशिएटिव है या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको लेकर काफ़ी सारे देश आकर्षित हो रहे हैं और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी काम किया भी जा रहा है। देखिए सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। पहली बात तो ये है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो भारत के लोगों की एनर्जी यानी कि ऊर्जा की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। तो लोगों को 24 घंटे ऊर्जा की आपूर्ति करना, साथ में क्लीन एनर्जी के टारगेट्स लेकर चलना, इन दोनों के अंदर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद है कि मेथनॉल और बायोमास पर आधारित अर्थव्यवस्था लेकर आनी चाहिए क्योंकि ये सब जो विकल्प हैं ये एक बेहतर ऑल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं आपकी एनर्जी ज़रूरतों का। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन आधारित जो फ्यूल सेल व्हीकल है इस टेक्नोलॉजी पर और इनोवेशन करने की ज़रूरत है और इन सब टेक्नोलॉजी को वायबल बनाने की ज़रूरत है ताकि मार्केट में इन सबको लाया जा सके और प्रैक्टिकली रूप से इनका यूज़ किया जा सके। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, फ्लेक्स ईंधन वाले वाहन। देखिए जो वर्ल्ड
वर्ड फ्लेक्स है, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे पेट्रोल, मेथनॉल या एथेनॉल को मिलाकर एक ईंधन बनाया जाता है, और जो फ्लेक्स इंजन होते हैं उसमें एक या एक से अधिक ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है। यदि ये इनिशिएटिव एक तरीके से काम कर जाता है तो हम अपने यहाँ पर इस तरह के इंजन बना पाएंगे जिसमें जो है हम एथेनॉल को एज ए ईंधन प्रयोग कर सकते हैं। अभी पुणे में 3 एथेनॉल पेट्रोल पंप ऑलरेडी स्टैब्लिश किए जा चुके हैं, आगे भी इनकी संख्या को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जो फ्लेक्स इंजन है ये न्यूज़ में अलग से भी था, तो इस पर आप जो है 1-2 आर्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन आपको प्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी तरफ से रेगुलर आपको वीडियोस मिलते आ रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। मैं पूरी संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से आप सभी लोगों का बेहद धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।